नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम हम सब जानते हैं, भगत सिंह। पर हम उन्हें सिर्फ एक शहीद की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक के तौर पर जानेंगे। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी क्रांति की सोच बम और पिस्तौल से कहीं आगे थी। तो सबसे पहले एक सवाल, कोई नौजवान क्रांतिकारी संसद जैसी जगह पर बम क्यों फेंकेगा और भागने की जगह खुद को गिरफ्तार होने देगा? आखिर क्यों? देखिए, ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी और कह सकते हैं एक बहुत गहरी योजना थी। बात है 8 अप्रैल 1929 की। जगह थी नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। दो नौजवान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकते हैं। लेकिन उनका मकसद किसी को मारना या चोट पहुंचाना था ही नहीं। उनका असली मकसद तो कुछ और था, एक ऐसा धमाका करना जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के बहरे कानों तक उनकी आवाज पहुंच सके। एक ऐसी आवाज जिसे कोई अनसुना न कर पाए। और बम फेंकने के ठीक बाद उन्होंने हवा में कुछ पर्चे उछाले। उन पर्चों पर फ्रांसीसी अराजकतावादी ऑगस्ट वेलांग का एक मशहूर कोट लिखा था। ये लाइन सिर्फ एक नारा नहीं थी, ये तो उनके पूरे मकसद का ऐलान था। वो चाहते थे कि पूरा देश जागे और उस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे जिसे सब चुपचाप सहते जा रहे थे। तो सवाल उठता है कि एक नौजवान के अंदर इतना पक्का इरादा, इतना जोश आया कहां से? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने भगत सिंह को क्रांति के उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। देखिए, उनकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़े मोड़ आए। सबसे पहला 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस वक्त भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे और इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। फिर आया 1922, जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे उन्हें बहुत निराशा हुई और उनका अहिंसा के रास्ते से भरोसा थोड़ा डगमगाने लगा। और फिर 1923 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की आज़ादी। ये लाइनें उसी खत से हैं जो उन्होंने घर छोड़ते वक्त अपने पिता के लिए लिखा था। सोचिए, इतनी कम उम्र में कोई इतनी बड़ी बात कैसे लिख सकता है? इन शब्दों से साफ पता चलता है कि उनका इरादा कितना पक्का था। उन्होंने सच में अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया था। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भगत सिंह जो भी कर रहे थे वो सिर्फ जवानी के जोश या भावनाओं का उबाल नहीं था। नहीं, उनके हर एक कदम के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक मजबूत वैचारिक नींव थी। तो चलिए अब उनके एक्शन के पीछे के आइडियाज को समझते हैं। और असल में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। भगत सिंह सिर्फ हाथ में पिस्तौल लेने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक लेखक थे, एक विचारक थे। जेल में रहते हुए उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उनके खत, उनके लेख, वो आज हमारे देश की धरोहर हैं। सच तो यह है कि उनकी क्रांति पिस्तौल की गोली से नहीं, बल्कि कलम की स्याही और दिमाग के विचारों से पैदा हुई थी। और उनकी सोच का दायरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उन्होंने आयरलैंड, फ्रांस और रूस में हुई क्रांतियों के बारे में पढ़ा। वो कार्ल मार्क्स और समाजवाद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। और वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, लिखते भी खूब थे। उनका निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं तो आज भी पढ़ा जाता है। उन्होंने जेल में एक डायरी भी लिखी, अंग्रेजी और उर्दू में। इतना ही नहीं, उन्होंने नौजवान भारत सभा जैसे संगठन बनाए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को एक नया नाम और नई सोच दी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि एक खास तरह का समाज बनाना चाहते थे। अदालत में जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने अपने बयानों में ये साफ साफ कहा था, उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी, वो तो समाज में एक पूरा बदलाव चाहते थे। उनका मानना था कि असली क्रांति तो तब होगी जब एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करना बंद कर देगा। तो उनके लिए इनकलाब का मतलब क्या था? ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरी एक फिलॉसफी थी। भगत सिंह समझ चुके थे कि असली प्रॉब्लम सिर्फ अंग्रेज नहीं, बल्कि ये पूरा सिस्टम है जो शोषण पर टिका है। उन्हें ये एहसास हो गया था कि अगर अंग्रेज चले भी गए और उनकी जगह हमारे ही देश के अमीर लोग और जमींदार आ गए तो भी आम किसान और मजदूर की हालत नहीं सुधरेगी। उनका शोषण तो तब भी होता रहेगा। और बस इसीलिए वो समाजवाद से इतने प्रभावित थे। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां पावर और पैसा कुछ लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि हर इंसान को बराबरी का हक मिले। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी दौर की, जो जेल में गुजरा।
पर यहां भी उनकी क्रांति रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने तो जेल की कोठरी और अदालत को ही अपनी क्रांति का मंच बना लिया। यहीं से उनका विरोध, उनकी हिम्मत पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। जेल में भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच बहुत भेदभाव होता था। राजनीतिक कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, और यह हड़ताल 1-2 दिन नहीं, पूरे 64 दिन चली। ये सिर्फ उनके शरीर की सहन शक्ति का इम्तिहान नहीं था, ये उनकी हिम्मत और उनके सिद्धांतों की ताकत का प्रदर्शन था। और इसी भूख हड़ताल के दौरान उनके एक साथी जतिंद्रनाथ दास शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों में जबरदस्त गुस्सा और समर्थन की लहर दौड़ गई। ये घटना इन क्रांतिकारियों की आपसी एकता और हिम्मत की एक बेमिसाल कहानी है। और फिर वो दिन आ ही गया, 23 मार्च 1931। फांसी का दिन तय तारीख से एक दिन पहले ही मुकर्रर कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर फांसी तय समय पर दी गई तो जनता का गुस्सा भड़क उठेगा। कहते हैं, जब जेल के अधिकारी उन्हें फांसी के लिए लेने आए, उस वक्त भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा, बस 1 मिनट रुको। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। सोचिए, मौत सामने खड़ी है और वो आखिरी पल में भी विचारों की दुनिया में डूबे हुए थे। फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। उनकी आवाज में डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक जीत का एहसास था। क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें फांसी तो दी जा सकती है, लेकिन उनके विचारों को कोई नहीं मार सकता। भगत सिंह को शहीद हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। पर सवाल ये है कि आज के दौर में भी भगत सिंह इतने प्रासंगिक क्यों हैं? उनकी बात आज भी क्यों की जाती है? हमारा देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूला है। इसीलिए हर साल 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, उन 3 महान वीरों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये समझना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह का बलिदान सिर्फ राजनीतिक आजादी, मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं था। नहीं, उनका बलिदान एक बड़े विचार के लिए था, एक ऐसे समाज का विचार जो न्याय और बराबरी पर आधारित हो। वो एक ऐसी क्रांति चाहते थे जो सिर्फ सरकार ना बदले, बल्कि समाज की पूरी सोच और व्यवस्था को बदल दे। और आखिर में यही सवाल हमारे लिए बचता है, भगत सिंह ने जिस क्रांति का सपना देखा था, उस सपने का, उस विचार का आज हमारे लिए क्या मतलब है? आज के इस समाज में उस विचार को कैसे जिंदा रखा जा सकता है? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।